नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों को ये दिवाली में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जरूर देखने चाहिए। और ये तीनों स्टॉक में एक डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बेसिस पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें से एक पहला स्टॉक है, उसने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा रीटेस्ट कंफर्म किया है और ये स्टॉक के अंदर अब तक का लाइफ का सबसे बड़ा वॉल्यूम हुआ है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि स्टॉक ने रीटेस्ट भी किया है और उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम भी हुआ है, जो आज तक वो स्टॉक में कभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो हमारा सिंपल मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट का है। और जो तीसरा स्टॉक है उसके अंदर आप लोगों को ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके यहाँ पे मतलब ये थर्ड स्टॉक में है ना, एक बहुत बड़ा बल्क डील हुआ है अभी म्यूचुअल फंड का और एफआईएस लोगों का। और ये स्टॉक में भी एक तरीके से सितंबर फर्स्ट वीक में बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ था। बट उससे पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। अभी आई नो ये मैंने स्पेशली दिवाली के हिसाब से वीडियो बनाने वाला था, बट अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मार्केट के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 22 अक्टूबर, और ये तारीख को मतलब निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिरा, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, और जो अपना बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट नीचे गिरा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये सारी चीज़ों की वजह से है ना, बहुत सारे स्टॉक्स में मेरे पर्सनल तो स्टॉप लॉस हिट हुए ही है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, रिको ऑटो में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद लास्ट मंथ में से ही प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। एलआईसी हाउसिंग में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ओएनजीसी में हो गया, बाद में कैस्ट्रॉल करके एक स्टॉक है उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो बैक टू बैक अभी मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ज़्यादा। बट देखो, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरा वीडियो बनाने का है ना ज़रा भी मन नहीं हो रहा था। फ्रैंकली मार्केट नीचे गिरता है तो मेरा भी मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। अभी थोड़े लेवल के बाद इतनी मेच्योरिटी आ गई है कि मार्केट गिरने से या बढ़ने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट फिर भी मेरा काम इसी के रिलेटेड है तो थोड़ा थोड़ा तो दुख होता ही है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेड थे जिससे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, वो स्टॉक में भी स्टॉप लॉस हिट होने लगे हैं। तो ठीक है, ये पार्ट ऑफ अ गेम है ये बिजनेस का। अभी देखो, क्या मेरे सारे ये स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से क्या मैं अपनी मेथड को चेंज कर दूं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे मेरी मेथड को चेंज कर देना चाहिए या फिर मेरी मेथड में मुझे और अच्छी तरीके से डीपली घुसना चाहिए? और मैं आप लोगों को एक सच बात बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट में है ना, कोई भी ऐसी मेथड नहीं है जो 100% एक्यूरेट होती है और जो 12 के 12 महीना चलती है। राइट? कोई मेथड आपकी 6 महीना चलेगी, कोई मेथड 7 महीना चलेगी, कोई 8 महीना चलेगी, पर 12 के 12 महीना कोई भी मेथड नहीं चलने वाली है। जब मार्केट गिरता है, जैसे आज गिरा है और 3-4 हफ्ते पहले भी गिरा था, ऐसे सिचुएशन में आप मुझे बता देना कि किसके स्टॉक नहीं गिरते हैं? सबके स्टॉक नीचे गिरते हैं। राइट? बट अगर आपका प्रोसेस राइट है, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, तो एंड ऑफ द ईयर मैटर क्या करता है कि आप प्रॉफिटेबल हो, आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया कि नहीं। तो अभी मैंने क्या सोचा कि पहले आज आप लोगों के साथ इंडेक्स का एनालिसिस कर लेता हूं और उसके बाद आप लोगों को वो जो तीनों स्टॉक है वो बता देता हूं। तो देखो, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और मैं ना डोजी कैंडल्स को बहुत ही सीरियसली देखता हूं। उसका रीजन है क्योंकि डोजी अगर किसी ट्रेंड के टॉप में आते हैं ना, तो आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि शायद ये ट्रेंड अभी खत्म होने वाला है या इसमें पॉज लगने वाला है। और अगर डोजी किसी ट्रेंड के डाउन साइड में आते हैं तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि भाई अभी ये ट्रेंड पॉज होने वाला है, यहाँ से गिरने वाला नहीं है और यहाँ से शायद रिवर्सल आ सकता है। अभी देखो निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी का एक मेजर ब्रेकआउट हुआ था 18,600 पे। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर अभी निफ्टी फिलहाल ऑलमोस्ट 26,200 तक आया था। अब यहाँ पे आने के बाद निफ्टी कंटिन्यूसली एक रेंज में अटक गया था। अपसाइड लेवल था 26,277 और डाउन साइड लेवल था 24,750। अब मैंने ये आप लोगों को बहुत टाइम से बोला था कि ये लेवल ब्रेक करेगा तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी आप यहाँ पे देखो, सितंबर लास्ट वीक में मार्केट अच्छा खासा गिरा था
उसके बाद ये वही वीक है जिसमें मार्केट ऑलमोस्ट 4% से भी ज़्यादा गिरा था। उसके बाद लास्ट 2 वीक से मार्केट एक साइडवेज चला गया था और डोजीज बना रहा था कंटिन्यूसली। अब ऐसे सिचुएशन में मुझे भी ये लग रहा था कि शायद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली डोजी बना रहा था। बट मार्केट ने फिर से ये जो नए लो बने थे ना उसको भी ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि मार्केट अगर ये सेलिंग को कंटिन्यू करता है तो आप लोगों का जो नेक्स्ट लेवल है, जो निफ्टी में हमें सपोर्ट दिख रहा है, वो आ रहा है 23,893। अब ये लेवल के नीचे अगर और मार्केट जाता है तो हम लोग शायद 22,700 के नीचे भी मार्केट, मतलब 22,700 के आसपास भी मार्केट को देख सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है ना, वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को मेजर लेवल बताया है। अभी मैं इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता हूँ, बिकॉज अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम का पिक्चर देखते हो और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करते हो ना, तो वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी एक बड़े ट्रेंड में चल रही थी, अप ट्रेंड में चल रही थी, और यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में भी वही हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली डोजी कैंडल बना रहा है, और अगर वो डोजीज के लो की बात करूं तो 50,400 से लेके 49,600 का एरिया है। अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करता है, अगर मैं आप लोगों को एक सबसे बड़ा सपोर्ट बोलूं विच इज 49,659, आप यहाँ पे देखो वो लेवल पे ये सपोर्ट के बेसिस पे भी यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, और जो ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी का वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी यहाँ पे एक लेवल बन रहा है। अगर ये लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो एक हिसाब से ये जो लंबे टाइम से जो अप ट्रेंड चल रहा है ना वो भी ब्रेक हो जाएगा, और शायद मार्केट में आने वाले टाइम में हम लोगों को अच्छा करेक्शन देखने मिले। और अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने ऑलरेडी अपने टॉप से अभी तक आज के लो तक ऑलमोस्ट 6.5%, मतलब 7% का मार्केट ने अभी तक फॉल दे दिया है। और अगर मैं जो आप लोगों को लेवल बता रहा हूँ वो लेवल तक मार्केट आता है विच इज 23,890, तो ऑलमोस्ट 9% नीचे मार्केट आ जाएगा। अब आगे फॉलो अप सेलिंग आती है या नहीं आती है वो हम लोग जरूर देखेंगे, बट एक नंबर है जिसको देख के मैं थोड़ा कंसर्न हो रहा हूँ, वो जो है FIS की सेलिंग का नंबर। तो अभी देखो ऐसे सिचुएशन में आपके मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स भी फेल हो सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। बिकॉज जब सेलिंग आती है ना, मैं आप लोगों को सेलिंग का एक पूरा साइकिल समझाता हूँ। सेलिंग आती है तो और पैनिक सेलिंग कैसे आती है। समझो मार्केट अभी 24,000 पे चल रहा है और मार्केट ने एक हाई मारा 24,500 का। अब ये लेवल पे है ना, बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनके पास 100 रुपीज है ना, वो 150-120 लेके भी ट्रेड करते हैं। पर जब मार्केट 24,500 से वापस गिर के 24,000 आता है, वो टाइम पे सबसे ज्यादा पैनिक किसको होता है, जो लीवरेज लेके ट्रेड करते हैं। तो उनका माल बिकता है, ब्रोकर को उनको कॉल जाता है, मार्जिन अगर वो नहीं भरते हैं जो उनको M2M लगता है, तो उनका सेलिंग आता है ब्रोकर के साइड से। अब वो सेलिंग आने के वजह से मार्केट 24,000 से 23,500 आती है। अब बारी आती है वो लोगों की जिन्होंने मतलब लिवरेज में माल नहीं लिया है, लिवरेज में शेयर्स नहीं लिए हैं, पर जिन्होंने अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक नहीं खरीदे हैं। तो क्या होता है कि उनको भी पैनिक हो जाता है कि अरे यार मैंने तो ऐसे ही ले लिया था, अब तो ये गिरे जा रहा है, चलो यहाँ पे बेच देते हैं। अब उनकी भी सेलिंग आती है। उनकी सेलिंग आने के बाद क्या होता है, मार्केट और पैनिक करता है। तो ऐसे करते 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 जब सेल आता है ना, मार्केट में पैनिक आता है, तो मार्केट का एक बहुत बड़ा साइकिल चलते रहता है। और जब तक लास्ट में डरने वाला मतलब जो भी बायर है वो निकलता नहीं ना, तब तक मार्केट में ये पैनिक सेलिंग कंटिन्यू चलती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका कितना भी अच्छा ट्रेड हो, एक बार उसका स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है। क्योंकि मैं जनरली कितना रिस्क लेता हूँ ब्रेकआउट के ऊपर से नीचे, अगर मैं देखूँ तो 10% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट 10% गिर जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉक्स तो उससे ज़्यादा ही गिरते हैं। बहुत रेयर ऐसे स्टॉक होते हैं जो नहीं गिरते हैं, और वो बाद में अच्छा चलते भी है, बट बहुत सारे स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो खैर ये तो मैंने आप लोगों को अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बता दिया। अभी मैं बात करता हूँ हमारे आज के तीनों स्टॉक के ऊपर, जो मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली में आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। उसमें जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है एंजल वन। अभी देखो एंजल वन क्यों मैंने आप लोगों को बोला, एंजल वन का अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो एंजल वन ने एक ब्रेकआउट किया था थोड़े टाइम पहले,
और वो ब्रेकआउट हुआ था 2022 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक 3900 तक गया था, बट उसके बाद है ना ये स्टॉक कंटिन्यूसली थोड़ा गिरा, क्योंकि इन्होंने ना आईपीएल में एक स्पॉन्सरशिप दिया था और उनका कॉस्ट उनकी कंपनी के लिए थोड़ा उनके नेट प्रॉफिट में वो लॉस लेके आ रहा था। एक वो भी रीज़न था। और एंजल के साथ ये भी हुआ था कि कुछ सेबी ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले थे कि आप नए सब ब्रोकर अभी नहीं लगा सकते, 6 महीने के लिए ला सकते। खैर अभी वो सारी चीज़ें तो बंद हो गई है, बट ये सारी चीज़ों को मिलाने के वजह से एंजल का स्टॉक अच्छा खासा 3900 से 2000 तक आ गया था। अब आपके साथ मैंने ये स्टॉक पहले भी शेयर किया था जब इसने अपना रीटेस्ट कंफर्म किया था। देखो यहाँ पे इसने एक अच्छा डोजी कैंडल बनाया था और ये डोजी कैंडल का जैसे इसने लेवल ब्रेक किया वो टाइम पे इसका रीटेस्ट भी कंफर्म हुआ था। और आप अभी यहाँ पे ये चीज़ देखो, इसका जो अब तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ था ये रीसेंट वॉल्यूम के पहले, वो था इसके आईपीओ के बाद का कैंडल का वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम के अगर आप यहाँ पे कर्सर रखोगे ना तो आप लोगों को दिखेगा कि इसमें ऑलमोस्ट, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में देखूं, चलो मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, तो वो टाइम पे इसका वॉल्यूम हुआ था 36 मिलियन के आसपास का। उसके बाद अभी ये जो कैंडल जो रीटेस्ट कंफर्म हुआ था, अगर आप वो वॉल्यूम देखोगे तो उसमें हुआ था वो मंथ के इसमें 39.17 मिलियन 71 मिलियन का। पर अभी और एक चीज क्या हुई पता है आपको, अभी रिसेंटली एंजल का एक रिजल्ट आया था और वो रिजल्ट में ये स्टॉक ऊपर गया था और वो टाइम पे इसका जो वॉल्यूम है ना, अभी ये मंथ तो फिलहाल चालू है, पर आप ये मंथ का वॉल्यूम देखो 71.90 मिलियन। मतलब मैंने आप लोगों के साथ ये स्टॉक बताया था इन द मंथ ऑफ अगस्त, तभी भी इसका वॉल्यूम का कैंडल अब तक का लाइफ टाइम का सबसे हाईएस्ट कैंडल था। और अभी अगस्त के बाद जब भी मैं आप लोगों के साथ अक्टूबर में बात कर रहा हूँ, वो महीने में भी अब तक इसका वॉल्यूम हाईएस्ट ही रहा है। तो इसका मतलब क्या कि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और कंटिन्यूसली वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो कुछ तो ऐसी चीज़ है जो शायद आपको और मुझे नहीं पता है। शायद फंडामेंटली ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मुझे समझ में नहीं आती है। तो कोई तो है जिनको ये स्टॉक अच्छा वैल्यूएबल लग रहा है, इसीलिए वो इसको खरीद रहा है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी क्यों दिखाया, आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी थोड़ा ऊपर आ गया है, आप अभी क्यों बता रहे हो। तो देखो वो अभी इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाओगे ना ये स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले जब इसने अपना रीटेस्ट कंफर्म किया तभी इसके कैंडल को देखो और इसके वॉल्यूम कैंडल को देखो। उसके बाद है ना यहाँ पे एक टाइप का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। और अगेन आप यहाँ पे ये वॉल्यूम बार को देखो और यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और ये स्टॉक वापस से अपने वही प्राइस के पास अभी आया है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2700 के आसपास ब्रेकआउट किया था और यहाँ पे एक बड़ा गैप है और वापस से ये स्टॉक 2900 के आसपास आया है। तो ये स्टॉक आप लोगों की वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इसमें जो पहला अपसाइड है जिसके लिए मैं देख रहा हूँ वो इसका ऑल टाइम हाई है जो ऑब्वियसली 3900 के आसपास का है। और अगर ये 3900 को ब्रेक करेगा तो ये आप यहाँ पे रेंज कैलकुलेशन लगा के ऊपर लगा सकते हो और आप देख सकते हो कि इसमें और अपसाइड पॉसिबिलिटी बन रही है। और अगर ये स्टॉक समझो 2500 लेवल ब्रेक कर देगा तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये स्टॉक खराब हो गया है। बिकॉज अगर 2500 ब्रेक करेगा तो हम लोगों को यहाँ पे दिखने मिल रहा है कि जो कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था वो कैंडल के भी लो के नीचे चला जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। दूसरा एक जो स्टॉक है ना वो मुझे अच्छा लग रहा है लुपिन। अब मैंने आप लोगों को ये लुपिन के बारे में पहले भी बताया था और मैं आज भी यही बता रहा हूँ क्योंकि एज ऑफ नाउ इतना मार्केट गिरने के बाद भी ये स्टॉक अगर आप ध्यान से देखोगे इसका ब्रेकआउट लेवल था 2130। ये स्टॉक अभी भी अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे नहीं आया है, जबकि बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था और अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे आके अपना स्टॉप लॉस भी हिट कर चुके हैं, पर ये स्टॉक अभी तक स्ट्रांग है। तो देर आर हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक में कंपेयर टू अदर स्टॉक्स अभी भी स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप इसको भी ध्यान दे सकते हो। अगेन क्या ये स्टॉक खराब नहीं हो सकता है भाई, अगर मार्केट और ज़्यादा 10-15% गिर जाएगा ना तो ये स्टॉक भी रुकने वाला नहीं है। आप वो चीज़ को कंसीडर करके ही ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है मतलब आपकी स्ट्रैटेजी बेकार है। अरे भाई बेकार नहीं है, 4 साल से मैं ये यूट्यूब चैनल पे यही चीज़ सिखा रहा हूँ और आज जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी पुराने सब्सक्राइबर है, उनको पता है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी तरीके से वर्क करती है। पर जब मार्केट में पैनिक आता है ना मेरे दोस्त, तब कुछ भी नहीं चलता है।
ना स्ट्रैटेजी चलती है, ना अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक चलते हैं, वो भी गिरते हैं, राइट। तो ये सिचुएशन को डर के हम लोग हमारी मेथड को चेंज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर ये स्टॉक ने भी 1900 के नीचे चला गया या 1980 के नीचे चला गया तो ये स्टॉक भी खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। और अगर आप रेंज कैलकुलेशन करते हो तो इसकी जो अपसाइड पॉसिबिलिटी है वो 3700 तक आ रही है। अभी आज का जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है इंडिगो पेंट्स, और ये मैंने आप लोगों के साथ लास्ट संडे वाले वीडियो में ही शेयर किया था। अभी आप बोलोगे वापस से ये स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहे हो, तो देखो अभी जो अवेलेबल है अच्छा स्टॉक, और मैं आप लोगों को दिवाली स्टॉक के बारे में बता रहा हूं, तो मेरे पास अभी जो बेस्ट चीजें अवेलेबल है दिवाली के हिसाब से वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कोई भी नहीं दूसरी चीज दिखा सकता, सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। 3330 पे इसने अपने आईपीओ के टाइम पे हाई मारा था, वो मंथ में, वो वीक में। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरा और यहाँ पे बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन करने के बाद इसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया है। ये हफ्ते में अभी कर रहा है, अभी तक हफ्ता कंप्लीट नहीं हुआ है, पर आप यहाँ पे नोटिस करो सितंबर के फर्स्ट वीक में इसके अंदर है ना ये बहुत बड़ा वॉल्यूम टिक हुआ है। अब ये वॉल्यूम टिक क्यों हुआ है वो आप स्क्रीनर में जाके खुद ही देख लेना, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। पर आप देखो इसका पहला वॉल्यूम टिक हुआ था इसके आईपीओ के टाइम पे, और अभी इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम टिक हुआ है आईपीओ से ऑलमोस्ट 50% के नीचे वाले प्राइस में। तो ये पहला वॉल्यूम टिक खराब इसलिए था क्योंकि उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरा, और ये वॉल्यूम टिक को मैं अच्छा इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि जब से ये वॉल्यूम टिक हुआ है ना ये कैंडल में, तब से ये स्टॉक अभी तक ऊपर ही गया है। और बाय द वे मार्केट पिछले 3-4 दिनों से खराब ही था, पर फिर भी ये स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ में अभी भी ऊपर ही बना हुआ है। ये स्टॉक में आप लोगों को जो अपसाइड है वो 2700 और 3330 तक की आ सकती है। और अगर ये स्टॉक ने जो रिसेंटली ये स्टॉक का बेस था वो था 1400 का, अगर ये 1400 ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक एक तरीके से वीक हो जाएगा। आप चीज़ ज़रूर में ध्यान में रखना। देखो अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ ना वो मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस, मेरी जो मेथड है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, रिवर्सल ब्रेकआउट, ये सारी मेथड्स के बेसिस पे आप लोगों को लाइव चार्ट दिखा के लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे कोई भी स्टॉक में मैं जो भी दिखा रहा हूँ उसके बेसिस पे अगर आप अपना डिसीजन लेते हो तो वही वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड आपको डिटेल दी होती है कि भाई इसका स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, इसका टारगेट क्या रखना चाहिए। अगर इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप निकल जाओ, अगर आपको वापस से रिफर करना है आप वापस से वो वीडियो रेफर कर सकते हो। यही मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना चाहता था, और यही तीनों वो स्टॉक थे जो मुझे अच्छे लग रहे हैं दिवाली पिक के हिसाब से। अभी अगर आपने हमारे चैनल में आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ आप लोगों को मिलती है तो आप लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये तीनों स्टॉक के अलावा भी कोई दूसरे स्टॉक अच्छे हैं जो दिवाली पिक के हिसाब से हमें देखने चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये वीडियो में विजय भाई ने कुछ तो चीज़ अच्छी बोली है तो आप अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।